मैम। मैम जी ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम। गुड आफ्टरनून क्लास। So today we will read chapter 2, that is microorganisms, friend and foe. What do you understand by friend and foe? मैम फ्रेंड मतलब दोस्त और फो मतलब दुश्मन। दुश्मन। तो microorganisms, and what do you know about microorganisms? मैम सूक्ष्म जीव है, हिंदी में कह सकते हैं। हाँ, microorganisms are those organisms which we cannot see with our naked eye, or we can see only through microscope. Okay? जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं, हमारी जो नेकेड आई है हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने, अगर हम सिंपली बोले कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे फ्रेंड्स की तरह किस तरह वर्क करते हैं, या फिर हमारे दुश्मन भी हैं तो वो किस तरह से हैं, तो ये इस चैप्टर में पूरा आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा हमसे रिलेटेड, हमारी लाइफ में किस तरह से ये फ्रेंड एज अ फ्रेंड यूज होते हैं और एज अ एनिमी किस तरह वर्क करते हैं, ये सारा इस चैप्टर में हम रिवाइज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको रीड करने के लिए भी बोला था, You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. So, जैसे कि हम हमारे चारों तरफ क्या देखते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन कुछ जो जीवाणु हैं उनको हम नहीं देख सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या क्या बोलते हैं, माइक्रो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. So you can see, जब बारिश का मौसम, अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, तो हमारी जो, अगर ब्रेड को हम बाहर रख देते हैं, जैसे फ्रिज में ना रख के अगर हमने बाहर खुला छोड़ दिया है, तो क्या देखोगे आप, ब्रेड के ऊपर वाइट और ग्रेइश पैचेस, ग्रीन कलर के से कुछ पैचेस आ जाते हैं, हाँ, फंगी जिसे बोलते हैं, ठीक है। सो दीज पैचेस, अगर इन पैचेस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे अगर देखेंगे, ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, you will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? तो आप अगर ब्रेड के ऊपर देखेंगे तो इस तरह से, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखोगे तो आपको इस तरह से स्टॉक लाइक और बॉल शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आएंगे ब्रेड के ऊपर। तो क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? जैसे कि अभी बताया चैतन्य ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, ठीक है। सो कलेक्ट, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? और एक्टिविटी 2 कर सकते हैं, take a few drops of water from a pond, spread on a glass slide and observe through a microscope. तो अगर एक एक्सपेरिमेंट, तो एक एक्टिविटी तो ये है आपकी कि आपने आपके गार्डन से या आपके बाहर जो है कहीं से भी आप सॉइल पार्टिकल्स उठा के लाएंगे, मॉइस्ट गीली मिट्टी, ठीक है, उसको बीकर में डालेंगे और उसमें पानी डाल देंगे, और फिर ये जो पानी ऊपर जब सेटल हो जाएगा, आप उस सॉइल को उसमें मिक्स कर देंगे पानी के अंदर, और फिर जब मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी और उस पानी को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन बतानी है आपको, है ना। और एक्टिविटी 2 में क्या करना है, आपने
जैसे आपके कोई आसपास में कोई तालाब हो या पानी जहाँ पे भरा रहता हो हमेशा, वहां से आप पानी लेके आएंगे और ग्लास स्लाइड पे उसकी 1-2 ड्रॉप्स स्प्रेड करके और माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप इसके अंदर? दोनों ही पानी के अंदर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? सो योर ऑब्जर्वेशन विल बी, these observations show that water and soil are full of tiny organisms. हाँ, तो आप दोनों ही पानी को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो छोटे छोटे से आपको जीवाणु उसमें नजर आएंगे. Though not all of them fall into the category of microbes, जबकि हम सभी जो जीवाणु जो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आ रहे हैं उन सबको हम माइक्रोब्स नहीं बोल सकते हैं. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen. क्योंकि अगर हम सिर्फ पानी को ही देखेंगे, अगर हम नेकेड आई से अगर छोटे छोटे जीवाणु वगैरह देख रहे हैं पानी के अंदर, तो हम उनको सबको माइक्रोब्स नहीं बोलेंगे. हम माइक्रोब्स सिर्फ उनको बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको बोलेंगे जिनको हम अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते हैं, जिनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के नीचे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो अनएडेड आई क्या हो गई? अनएडेड आई बिना माइक्रोस्कोप, हाँ, बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से. ठीक है, अनएडेड आई मीन्स बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर हम उस पानी को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें इजीली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर नहीं आएंगे. सो सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास. फंगस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर के थ्रू देख सकते हैं. अदर्स कैन नॉट बी सीन. हाँ, फिर इसको चेक करते हैं. हाँ, चेक करते हैं. तो देखो यहाँ पर जो हम ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगा है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देख सकते हैं. लेकिन बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते हैं. सो वी नीड, others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. इसलिए इनको हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं क्योंकि इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देख सकते हैं हम. माइक्रोऑर्गेनिजम्स, हाँ, ठीक है. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. अब माइक्रोऑर्गेनिजम्स को आप कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो? दिस इज अ स्मॉल क्वेश्चन. 4 मेजर ग्रुप्स. हाँ, देखिए हम रेगुलर जैसे जैसे चैप्टर रीड करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो स्मॉल क्वेश्चंस है ना उनको भी आप अंडरलाइन करते चलो ताकि कि आपको चैप्टर लर्न करने में इजी रहेगा. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. कौन कौन से मेजर ग्रुप्स हैं? दैट इज बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी. ओके, इट इज एल्गी. ओके, तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दिस इज 4th. तो दिस इज अ स्मॉल क्वेश्चन. इन हाउ मेनी कैटेगरीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड? ओके, 4 कैटेगरीज. एंड व्हाट? Bacteria, fungi, Yes, protozoa, bacteria, fungi and protozoa and algae. Okay? algae. Yes. And some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 to 2.4. So on next page we will see it, है ना, कि कौन कौन से microorganisms हैं हमारे बुक में जो दिखाए हुए हैं. वायरसेस क्या होते हैं? आप वायरसेस के बारे में पढ़ लेते हैं. वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक. हमने पढ़ा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 टाइप के, लेकिन ये वायरस कहाँ से आ गया? तो इसलिए वायरस के बारे में बताया गया है क्योंकि ये तो 4 टाइप्स में था ही नहीं, लेकिन फिर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है.
Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. They, however, reproduce only inside the cells of the host organism, which may be a bacterium, plant or animal. तो इस तरह से जो वायरस है, वायरस को रिप्रोड्यूस होने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? किसी की बॉडी चाहिए होती है ना? तो और जिस बॉडी के अंदर ये डेवलप होते हैं उसको क्या बोलेंगे? होस्ट। ओके, जिसकी बॉडी में ये ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है या रिप्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट या होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब ये होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरियम भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। ओके, some of the viruses are shown in figure 2.5. Common ailments. अब ailments क्या? बीमारियां, ठीक है? कॉमन जो बीमारी हमको हो जाती है ना? हम भी तो एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। अगर प्लांट, एनिमल और ये सब कुछ हम डिस्क्राइब करते हैं तो ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ सोशल एनिमल। हाँ, सो वी आर ऑल्सो अ एनिमल, एन एनिमल लाइक कॉल्ड। हाँ, कॉमन एलिमेंट्स कौन से? कोल्ड, इन्फ्लुएंजा या फ्लू जिसे बोलते हैं, और मोस्ट कफ, जितनी भी खांसी, सर्दी, जुकाम और ये खांसी वगैरह होती है ये वायरस के कारण होती है। आर कॉज्ड बाय वायरसेस। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। और दूसरी जो सीरियस बीमारियां हैं वो कौन कौन सी है हमारी? पोलियो और चिकन पॉक्स, है ना, जिनके हमें टीके लगाए जाते हैं। माता जी जिसको बोलते हैं माता जी आ गई, माता जी आ गई। हाँ, माता जी आ गई, ठीक है। तो ये जो चिकन पॉक्स है और पोलियो है इनके टीके लगाए जाते हैं। और अभी भी जैसे पोलियो ड्रॉप्स वगैरह, अब तो हमारे इंडिया में खत्म हो गया है पोलियो, क्योंकि पोलियो ड्रॉप्स रेगुलरली पिलाई जाती है छोटे छोटे बच्चों को, है ना। डिजीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अब ये दूसरे टाइप का जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे क्या होती है? डिसेंट्री और मलेरिया। वेयरएज टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? टीबी, बैक्टीरियल डिजीजेज है। मतलब यह है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं। कुछ नुकसानदायक होते हैं जो हमें डिजीजेस देते हैं, बीमारियां देते हैं, और कुछ जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में होती है। तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस कौन से? बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, ये बैक्टीरिया से होती हैं। तो बैक्टीरिया इज ऑल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। और जैसे पोलियो है, चिकन पॉक्स है, तो ये भी क्या है? एलिमेंट्स है, ये वायरस से होते हैं, एलिमेंट्स नहीं है। एलिमेंट्स नहीं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब बीमारियां, वही डिजीजेस या डिजीजेस बोल सकते हैं आप। ओके, सो वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट दीज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन 6th क्लास एंड 7th क्लास आल्सो। 6th और 7th क्लास में भी हम रीड कर चुके हैं इनके बारे में। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी हैं, यू कैन सी हियर, दीज आर बैक्टीरियाज, यू कैन सी हियर, है ना। These are bacteria and this is Chlamydomonas, Spirogyra, Amoeba, Paramecium। ये क्या है हमारे? ये तो हमारी है एल्गी, वायरस। ये एल्गी है, वायरस नहीं है, ये एल्गी है। ये है हमारे अमीबा और पैरामीशियम है प्रोटोजोआ, ठीक है। और फंगी कौन सी है? मैम फंगी, ब्रेड मोल्ड वाली जो ब्रेड के ऊपर ग्रो होती है, पेनिसिलियम और एस्परगिलस, ठीक है। ये हो गए हमारी फंगी के एग्जांपल्स। अब देखो ये है वायरस, खतरनाक दिख रहा है आपको? ऊपर वाला कोरोना वायरस जैसा दिख रहा है। दिस इज द वायरस, डायमंड टाइप है। हाँ, डायमंड टाइप। इसका स्ट्रक्चर जो होता है डायमंड टाइप होता है, और यहाँ पर इसके लेग्स, ये जो है लेग्स होते हैं इसके। मतलब हम लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग तो है ही,
वायरस जो है दोनों तरह से एक्ट करता है, लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग जब ये बॉडी के किसी होस्ट के बाहर होता है, और जब होस्ट के अंदर चला जाता है तो ये लिविंग की तरह एक्ट करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? So microorganisms may be single celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as many algae and fungi. तो सिंगल सेल हमने पढ़ी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं? क्या है बेसिक यूनिट? मैम सेल से मिलकर बने हैं। तो एक सिंगल सेल से भी मिलकर बने, मतलब सिंगल सेल वाले जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो कुछ बैक्टीरिया या एल्गी होते हैं, या प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, मतलब सिर्फ एक सेल वाले। और मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारी सेल्स हो, तो बहुत सारी सेल्स से मिलकर भी बने हुए होते हैं, कुछ एल्गी और कुछ फंगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि एल्गी जो है वो सिर्फ सिंगल सेल वाले होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं, दोनों में से कोई से भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि एल्गी मल्टी सेलुलर भी हो सकता है और सिंगल सेल्ड भी हो सकता है। प्रोटोजोआ जो है वो सिर्फ क्या होगा? सिंगल सेल। ठीक है, और जैसे कि फंगी है, फंगी मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, मल्टी सेलुलर। ओके, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, और ये किसी भी एनवायरमेंट में रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स। कहीं पे भी कोई से भी एनवायरमेंट में रह सकते हैं। इनके लिए कोई बेसिकली ऐसा नहीं है कि कोल्ड एनवायरमेंट में ही सरवाइव करेंगे या फिर हॉट में ही सरवाइव करेंगे या डेजर्ट में सरवाइव करेंगे या मार्शी लैंड्स जो दलदली इलाके वाले जो लैंड्स होते हैं वहां पे सरवाइव करेंगे। इनके लिए कोई सा भी एनवायरमेंट ठीक रहता है, ग्रो कर सकते हैं कोई से भी एनवायरमेंट में। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और ये बॉडीज के अंदर भी, एनिमल की बॉडी के अंदर भी सरवाइव कर सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं, जबकि कुछ फ्रीली भी रहते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको होस्ट बॉडी की जरूरत होती है ना, जैसे वायरस है ना, वायरस को होस्ट बॉडी की जरूरत होती है, लेकिन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी की जरूरत नहीं होती, वो फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिना किसी होस्ट के भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. तो जैसा कि हमने पढ़ा कि ये हार्मफुल भी हो सकते हैं और हमें डिजीजेस भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ एक जो होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक। ओके, नेक्स्ट, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे लिए एक दोस्त की तरह बिहेव करते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। सो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। अलग अलग काम के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक। जैसे हमें कर्ड बना, हाँ मैम दही में भी है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना? हाँ, दही तभी बनता है जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं। तो हमारे दही की प्रिपरेशन में, ब्रेड की प्रिपरेशन में, केक की प्रिपरेशन में, इन सब में क्या जरूरत, किसकी जरूरत होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस, और बहुत सालों से, ठीक है, पुराने समय से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अल्कोहल बनाने के लिए काम में लिया जा रहा है, और ये आज भी हम यूज करते हैं अल्कोहल को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैसे यूज करते हैं एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए?
जैसे कि द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, पीसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजफुल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन प्रोसेस पढ़ा था हमने, तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होता है इसको डिकम्पोज कर देते हैं और हमें यूजफुल प्रोडक्ट देते हैं, जिसे कि हम मैन्योर के फॉर्म में यूज करते हैं ना। Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. Medicines बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. और हमने राइजोबियम बैक्टीरिया भी पढ़ा था, है ना, जो पल्सेस की रूट नोडल्स में रहते हैं। पढ़ा था ना? पढ़ा था क्या? पढ़ा था ना? जो लेग्यूम्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। मतलब एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेकर और सॉइल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया ही करते हैं, जो कि लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट में, रूट नोडल्स में पाए जाते हैं और किसी प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर सॉइल को नाइट्रोजन अगर हमें अवेलेबल करवानी है तो उस सॉइल के अंदर हमें लेग्यूम्स ग्रो करने पड़ेंगे, नहीं तो हम नाइट्रोजन फिर कहां से लेंगे? फर्टिलाइजर से। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड और ब्रेड कैसे बनाते हैं हम? कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं कर्ड के अंदर। Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. तो कर्ड के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। It multiplies in milk and converts it into curd. ये क्या करता है? मल्टीप्लाई होता है। मिल्क के साथ में मिलकर उसका कर्ड फॉर्मेशन करता है। कर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है? वो बिल्कुल गाढ़ा कैसे हो जाता है? जैसे हमने रात को तो दूध रखा और सुबह हमें कर्ड मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? क्योंकि उसके अंदर रेगुलरली अगर उसको हम सही टेम्परेचर में, मतलब ठंड नहीं हो, ना ही ज्यादा सर्दी हो, ना ही ज्यादा गर्मी हो, है ना, ठीक ठाक टेम्परेचर अगर हम मिल्क का करके और रख देते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा कर्ड डालते हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच कर्ड डालते हैं या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट जो बटर मिल्क है वो डाल देते हैं, तो क्या होता है? रात भर में वो दही में चेंज हो जाता है, क्योंकि जो हमने थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 1 स्पून कर्ड डाली थी उसके अंदर, उस मिल्क के अंदर चले जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं? रात भर में मल्टीप्लाई होकर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा कर्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। चीज बनाने में भी किसकी हेल्प ली जाती है? बैक्टीरिया की। पिकल्स बनाने में, अचार बनाने में भी बैक्टीरिया की हेल्प ली जाती है। मैनी अदर फूड आइटम्स, और बहुत सारे फूड आइटम्स में भी हम बैक्टीरिया को यूज करके बनाते हैं। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। तो अब देखो यहाँ पे खाने की बात चल रही है, जिसके अंदर इडलीज, भटूराज, ये किससे बने हुए हैं? इनमें फर्मेंटेशन किया जाता है। नहीं, उसमें दही या कुछ ऐसे डाल के, हाँ, दही डाल के और फर्मेंटेशन किया जाता है, तो उसमें एरेशन होता है। इनो भी तो होता है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि एरेशन कर दिया जाता है उसको फूलने के लिए। उसके अंदर हम कर्ड डालते हैं ताकि कि वो जब मल्टीप्लाई होते हैं बैक्टीरिया, तो उसके अंदर एयर आ जाती है, जिससे कि हमारी जो चीजें हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट और फूली फूली बनती हैं। तो भटूराज, इडलीज और ये सब कुछ बनाने में हम कर्ड का यूज करते हैं। Can you guess why bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa batter? और yeast भी हम, बैक्टीरिया और yeast भी हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन के लिए। जैसे ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड में क्या डाला जाता है? yeast डाली जाती है, ठीक है, उसको फर्मेंट कराने के लिए। अब देखो एक्टिविटी 2.3 है, इसके अंदर जो है
फर्मेंटेशन हो रहा है यीस्ट पाउडर की हेल्प से। मैदा के अंदर यीस्ट मिलाया गया है, यीस्ट मिलाया गया है यहाँ पर। तो पहले जब ये ऐसा था, जब यीस्ट हमने डिसॉल्व ही किया था, लेकिन 1-2 घंटे तक जब आप इसको सही टेम्परेचर पे रख दोगे, सही टेम्परेचर मतलब ना तो ज्यादा ठंडी ना ज्यादा गर्म, तो सही टेम्परेचर पे आप रख दोगे, तो यहाँ पर जो है मैदा देखो आपकी रेस हो जाती है, फूल जाती है, बिल्कुल फर्मेंटेशन हो जाता है। ये तो हमारे घर में आपने देखा ही होगा, सभी के घरों में किया जाता है फर्मेंटेशन, तो है ना, भटूरा और ये सब कुछ बनाए जाते हैं, इडली वगैरह। तो बैटर जब 1 कप जितना होता है वो फूल के 2 कप जितना हो जाता है फर्मेंटेशन की हेल्प से। मैम उसमें खमीर उठने की वजह से। खमीर मीन्स फर्मेंटेशन। ओके, यीस्ट रिप्रोड्यूसेस। तो ये क्यों होता है, ये दुगना क्यों हो गया, क्योंकि यीस्ट डाला है हमने डो में। यीस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब यीस्ट रिप्रोड्यूस होता जाता है, रिप्रोड्यूस मतलब बढ़ता जाता है, तो क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन कर रहा होता है ना। रेस्पिरेशन करेगा तो क्या निकालेगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो उसके कारण क्या होता है, जो डो होता है हमारा, आटा होता है, उसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। वो बबल्स किसके हैं, कौन सी गैस के बबल्स हैं? मैम कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, और जिसके कारण हमारे डो का साइज क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, है ना, डबल हो जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। और इस तरह से हम जो हमारी बेकिंग इंडस्ट्री है, बेकिंग इंडस्ट्री मतलब जो भी बेकिंग की से बेकिंग जो इंडस्ट्री जो होती है, जहाँ पर ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स, जो भी चीजें हैं खाने पीने की, वो बेक करके बनाई जाती है, इन इंडस्ट्रीज में जो है यीस्ट का यूज ज्यादा से ज्यादा किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फर्मेंटेशन। अब कॉमर्शियल यूज क्या है, commercial use of microorganisms. So microorganisms are used for the large scale production of alcohol. Commercial means जब हम large quantity में for the purpose of business, है ना, use करते हैं microorganisms को। So it is microorganisms किस लिए use किए जाते हैं, for the production of alcohol, wine, acetic acid, that is acetic acid क्या होता है, विनेगर। विनेगर यूज करते हैं ना हम, खाने में भी यूज करते हैं। यीस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, फ्रेश फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा। तो जो यीस्ट है वो कहाँ पर उगाई जाती है, नेचुरल शुगर, जो हमारे ग्रेन्स में नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है उस पे ग्रो होती है, और उसके कारण जो है ये ग्रेन्स जो है फर्मेंट होकर और फिर अल्कोहल में चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यीस्ट को प्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत होती है, शुगर की। ठीक है, मतलब उसका जो फूड होता है वो क्या होता है, शुगर होता है। यीस्ट का फूड क्या होता है, शुगर होता है, और इसको यूज कर करके इसको खाती रहती है ये, और बढ़ती रहती है। ठीक है, ओके। सो एक्टिविटी 2.4 है यहाँ पर, टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विथ वाटर। मतलब एक बीकर ले लीजिए, उसको कितना 3/4 आपको भर देना है। डिसॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, और उसके अंदर क्या 1 से 2 चम्मच चीनी की डाल देनी है ना। एड अ हाफ टीस्पून ऑफ यीस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन, कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 hours। कितने घंटों के लिए बोलो, 4-5 घंटों के लिए। 4-5 घंटों के लिए आप क्या करेंगे, इसको रख देंगे चीनी मिलाकर और यीस्ट मिलाकर। तो आप क्या करोगे, नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल। उस
सॉल्यूशन को आप स्मेल करेंगे तो आपको एक अलग सी स्मेल आएगी. दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल. ये स्मेल किसकी होती है? एल्कोहल. एल्कोहल. क्योंकि हमने क्या किया था, पानी के अंदर क्या डिजोल्व किया था? शुगर डिजोल्व की थी. ठीक है, जो शुगर हमने पानी में डिजोल्व करी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? एल्कोहल में कन्वर्ट कर दी गई है विद द हेल्प ऑफ यीस्ट. ठीक है, तो यीस्ट क्या करता है? शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. इस प्रोसेस को ये क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं. तो देखो अगेन शॉर्ट क्वेश्चन. दिस प्रोसेस, व्हाट इज फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. लुईस पास्चर. अब देखो ये दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. लुईस पास्चर discovered fermentation in 1857. Who discovered fermentation? Louis Pasteur. Louis Pasteur. Louis और Pasteur. in which year? 1857. Okay. ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप फ्रेम करते जाएं तो इजी होगा आपको लर्न करने के लिए. नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं? जो हम मेडिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं, दवा एज ए दवाई बनाने के लिए इस तरह से हम यूज करते हैं. तो दिस whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of penicillin. तो जब आप बीमार पड़ते हो तो क्या डॉक्टर क्या देते हैं आपको? एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं या कैप्सूल या इंजेक्शंस, जैसे कि पेनिसिलिन. पेनिसिलिन इज अ एंटीबायोटिक. द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो इनका सोर्स क्या होता है? मतलब इनके अंदर क्या क्या मतलब ये किससे मिलते हैं हमें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. ठीक है, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये क्या करते हैं? हमारे अंदर जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको या तो मार देते हैं या फिर रोक देते हैं ग्रो होने के लिए. वो ग्रोथ ही नहीं कर पाते हमारी बॉडी में. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. अब एंटीबायोटिक्स क्या हो गई? Those medicines which kill or stop the growth of disease causing microorganisms. This is the definition of antibiotics. Okay? उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हेल्प लेकर जो कि हमारे बॉडी को डिजीज कॉजिंग, जो भी हमारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में डिजीज कर रहे हैं उनको स्टॉप कर देते हैं या फिर मार देते हैं. ऐसी माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या कहलाएंगे? एंटीबायोटिक्स कहलाएंगे. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. फंगी और बैक्टीरिया से आजकल बहुत सारे एंटीबायोटिक्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्राइसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन. ये कुछ दवाइयों के नाम हैं, एंटीबायोटिक्स के नाम हैं जो कि हम आजकल यूज कर रहे हैं. ओके. इन 1929 Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. तो किस पे वर्क कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? ऐसे बैक्टीरियाज पे जो कि हमें बीमार करते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज के ऊपर वर्क कर रहे थे. Suddenly he found the spores of little green mold in one of his cultured plates. तो उस कल्चर प्लेट्स जिस पे वो क्या कर रहे थे? वर्क कर रहे थे. कल्चर करना मीन्स ग्रो करना. ठीक है, तो उन प्लेट्स के ऊपर उन्होंने क्या देखा? जो कल्चर प्लेट्स थी उनके ऊपर क्या देखा? लाइट ग्रीन कलर के मोल्ड्स देखे. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. तो उन्होंने क्या देखा? जो भी बैक्टीरिया वो कल्चर कर रहे थे, है ना, उनको वो मोल्ड्स जो है वो ग्रो होने से रोक रहे थे. इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया.
और उन मोल्ड्स ने बहुत सारे जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया थे उनको मार भी दिया था. फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर. और इस मोल्ड से उन्होंने कौन सी दवाई का आविष्कार किया, कौन से एंटीबायोटिक का आविष्कार किया, पेनिसिलिन का इन्वेंशन कर दिया. तो इस तरह से किसने किया पेनिसिलिन का इन्वेंशन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. ठीक है. सो टुडे we will continue our next topic on next day. Okay, today we are stopping here. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. आप लोग इसको वापस से रिवाइज कीजिएगा. ठीक है. ये जो जितना भी टॉपिक हमने रीड किया है इसको वापस से आपको रिवाइज करना है और पेज नंबर 21 तक आपको पूरा रिवाइज करना है. सॉरी 20 तक. ठीक है. तो आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं. ओके.